गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसटीएम एजुकेशन में। आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का नया टॉपिक। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एरर एनालिसिस, और एरर एनालिसिस में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को कवर किया था। एक उसी चैप्टर का यह लास्ट पॉइंट जो है जिसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है, कहेगा कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सार्थक अंक किसे कहते हैं और बिल्कुल आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट नंबर, सार्थक अंक किसे कहते हैं। तो शुरू करने से पहले आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें, शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखें। जितनी भी वीडियो अपलोड की जा रही है सारी वीडियो को देखें। जिस कक्षा के विद्यार्थी हैं उस कक्षा के विद्यार्थी अपने अपने वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि नियमित एमएसटीएम एजुकेशन आपके लिए हर प्रत्येक क्लास की वीडियो नियमित आपके प्रश्नावली के अनुसार जो भी किताब है उस किताब के अनुसार आपका जो वीडियो है अपलोड किया जा रहा है। और किसी भी किताब से आप ढूंढेंगे तो सारी किताबों का निचोड़ आपको इस एमएसटीएम एजुकेशन पर उपलब्ध है। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं कि ये क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर क्या है, सार्थक अंक किसे कहते हैं। तो बच्चों, सार्थक अंक का मतलब होता है सिग्निफिकेंट नंबर, सार्थक अंक। सार्थक अंक का मतलब होता है कि किसी संख्या अथवा माप को व्यक्त करने वाले सभी विश्वसनीय अंक अथवा संदिग्ध अंक, अंतिम संदिग्ध अंक उनको कहते हैं। यानी किसी संख्या अथवा माप को व्यक्त करने वाले सभी विश्वसनीय अंक या संदिग्ध अंक ही कहलाते हैं आपके सार्थक अंक। जैसे अगर हम यहाँ एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल अगर इसका लेना चाहें तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि अगर कोई संख्या दे दी है कि 4 3 5 2 1, तो इसमें हम देखेंगे कि सार्थक अंक क्या है। तो ये जितने भी अंक हैं सभी विश्वसनीय हैं, इनमें कोई हम लोग कमी नहीं कर सकते, ये विश्वसनीय अंक है। 4 3 5 2 1 इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 43,521 43,521। अब देखिए तो ये सभी विश्वसनीय अंक सार्थक अंक हो गए। तो इसमें सार्थक अंक पूछेगा तो 1 2 3 4 और 5। यदि सभी विश्वसनीय अंक या संदिग्ध अंक, संदिग्ध अंक का मतलब होता है कि दशमलव के बाद जैसे हम 1 2 3 या 1 2 5 6 ऐसे हम लोग कुछ लिख लेते हैं, तो हम लोग जब इसमें काउंट करते हैं तो हम लोग करते क्या हैं कि अब इसी चीज को हम लोग कहीं कहीं ऐसे लिख देते हैं, अप्रोक्सीमेट में लगभग में हम लोग लिख लेते हैं 1 2 और 5 है तो इस 5 को 1 मान करके इसमें जोड़ देते हैं और 3 लिख देते हैं। तो देखिए क्या है, अंतिम जो अंक है ये संदिग्ध है, लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी संख्या अथवा माप को व्यक्त करने वाले सभी विश्वसनीय अंक या अंतिम संदिग्ध अंक ही सार्थक अंक कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों हम लोग ज्ञात करेंगे कि सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। तो सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम क्या हैं? सार्थक अंक ज्ञात करने के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो नियम आपसे पूछे जाते हैं, जिन पे क्वेश्चन बनते हैं, मैं उनको यहाँ पर पॉइंट आउट किया हूं। तो देखेंगे उन पॉइंटों को। सबसे पहले, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जितने भी अशून्य अंक होते हैं, जितने भी अशून्य अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी के सभी अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। क्या होते हैं? ये सार्थक अंक होते हैं। तो पहला, सभी अशून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक। तो कहीं पर अगर दे दे कि 421, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 3। सार्थक कितने हो गए? 3। तो ये सब क्या है? विश्वसनीय अंक है, सार्थक अंक 3 हो गए। अब देखेंगे, दो अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक होते हैं। इनको अशून्य अंक कहते हैं क्योंकि ये शून्य नहीं है, शून्य से अधिक है। तो दो अशून्य अंकों के बीच, जैसे एग्जांपल देखें, जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं 530041, इसमें देखिए
5 जो है अशून्य अंक है, 1 जो है अशून्य अंक है, तो दो अशून्य अंकों के बीच में यहाँ पर 2 शून्य है, तो ये सभी सार्थक अंक होंगे। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 और 6। तो कितने हो गए? 6। सार्थक अंक कितने हो गए? 6 हो गए। इसके बाद देखेंगे यहाँ 3 नंबर में, समझते चलिएगा, दो अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं, जैसे एग्जांपल हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट देखेंगे, दशमलव रहित संख्या में अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। कह रहा है कि दशमलव रहित संख्या में अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल दे दे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर एग्जाम्पल दे दे कि 53100, अगर इसमें कहे विद्यार्थियों कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 यही केवल होगी, 3। यदि इसी को हम ऐसे लिख दें, यही एग्जाम्पल ऐसे, तो देखिए दशमलव रहित, इसमें तो दशमलव नहीं था, इसके बाद के जितने भी शून्य थे ये आपके सार्थक अंक नहीं थे, लेकिन इसमें दशमलव है, इसके बाद शून्य है, तो इसके बाद शून्य है, तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या केवल 3 ही होगी। लेकिन यदि इस दशमलव के बाद कोई एक अशून्य अंक आ जाता, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ जाता यहाँ, और उसके बाद शून्य होते, तो सार्थक अंक हो जाते सब। तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 3 हो गई। अब देखेंगे, यदि कोई संख्या किसी माप को व्यक्त करती है, तो अशून्य अंक के दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। देखिएगा इस एग्जाम्पल को, यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसी एग्जाम्पल को मैं यहां लिख रहा हूं, तो एग्जाम्पल हमने यही लिया 53100। देखिए इसमें पूछेगा कि सार्थक अंक कितने होंगे, तो ऐसे केवल लिखा है तो सार्थक अंक 3। लेकिन यदि यहाँ पर कोई माप लिख दे, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, सेकंड, कुछ भी माप लिख दे, कोई भी यूनिट्स इसके साथ आ जाए, तो अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या विद्यार्थियों कितनी होगी? 5। कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 और 5। बहुत अच्छे। अब देखेंगे, यदि दशमलव के पूर्व कोई अशून्य अंक न हो, तो सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। कौन रहा एग्जाम्पल इसका देखेंगे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। तो किसी दशमलव के पूर्व, यह आपका दशमलव है, इस दशमलव से पहले कोई भी अशून्य अंक नहीं है, और इसके बाद अगर शून्य आए तो इसमें सार्थक अंक पूछेगा। तो इस दशमलव के पूर्व कोई अशून्य अंक न हो, तो दशमलव के बाद आने वाले सभी शून्य सार्थक नहीं होते। तो इसमें बाबू सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3। कितना होगा? केवल 3। चलिए आगे चलते हैं। दशमलव के बाद आए अशून्य अंक के बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। यानी कि एग्जाम्पल अगर इसका हम ले लें और इसको लिख दें 3521.3500, इतना, सपोज हमने इतना बड़ा एग्जाम्पल लिया। अब देखिए, दशमलव के पूर्व कोई अशून्य अंक हो और इसके बाद शून्य आए, तो ये सभी के सभी सार्थक अंक होंगे। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी हो गई? 9। आपने समझा कि सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पर 9। यहाँ पर हम देख रहे थे कि इस दशमलव के बाद इधर यहाँ कोई अशून्य अंक नहीं था, तो इसमें सार्थक अंक शून्य नहीं थे, लेकिन यहाँ पर होंगे। अब अगला और भी इसमें मिलेगा आपको कि यदि किसी संख्या अथवा माप में यदि 10 के घात से गुणा कर दें, तो सार्थक अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 531 × 10⁵ इसमें पूछे कि सार्थक अंक कितने होंगे, तो 1 2 3, केवल 3 होंगे। यदि कह दे, एग्जाम्पल केवल देख ले, यदि कह दे कि 4.25 × 10⁻⁻⁴
इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, तो केवल 1, 2 और 3। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह सार्थक अंक का जो समस्या थी, सार्थक अंक का जो लोचा होता था आपके साथ, अब वो नहीं होगा। और कैसा भी क्वेश्चन देगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित या कहीं कोई भी पूछता है तो आप निश्चित बना लोगे। तो इसलिए इसको एक बार पुनः समझिएगा और इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इसको समझिए। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करेंगे। अब हम लोग इस अध्याय में देखेंगे कि इस अध्याय के जो आंकिक प्रश्न हैं वे आंकिक प्रश्न कौन कौन से हैं, और अब हम लोग आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल इंस्टॉलेशन का बनाने का प्रयास करते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो बताना है इनमें सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। क्या करना है विद्यार्थियों, सार्थक अंकों की संख्या बताओ। सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं सार्थक अंक इसमें। तो ध्यान ये देना है कि जो पहला क्वेश्चन है इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो हम बताए हैं कि किसी अशून्य अंक के बाद अगर कोई शून्य आता है तो सार्थक अंक नहीं होगा यदि वह किसी माप को व्यक्त नहीं करता है। तो यदि माप को व्यक्त करेगा तो होगा। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी केवल, तो इसमें केवल 1, 2, 3 और 4। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4। इसमें सार्थक अंकों की संख्या तो दशमलव के बाद कोई अशून्य अंक हो और उसके बाद कितने भी शून्य आ जाएं तो ये सभी के सभी आपके क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो आप नियम जरूर देखिएगा। तो नियम के आधार पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर क्या है, अशून्य अंक है, इसके बाद के सभी शून्य सार्थक होंगे। अब देखेंगे इसको, यह किसी माप को व्यक्त कर रहा है, सेकंड है, तो इसमें अशून्य अंक के दाईं ओर के सभी शून्य क्या होंगे, सार्थक होंगे। यहां देखिए, यहां पर दशमलव, यहां पर अशून्य अंक के दाईं ओर के शून्य सार्थक नहीं थे क्योंकि यह किसी माप को व्यक्त नहीं कर रही थी। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इसमें, तो दो अशून्य अंकों के बीच का अगर कोई भी शून्य आएगा तो सार्थक अंकों की संख्या वो सभी होगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा सार्थक अंक। इसमें देखेंगे सार्थक अंक तो 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि केजी है, माप को व्यक्त कर रहा है तो 5 हो गए सार्थक अंक। इसमें बताएंगे घात के रूप में इसको व्यक्त किए हैं तो घात का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सार्थक अंक का। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। गिन लीजिएगा, 1, 2, 3 और 4। इसमें काउंट करिए कितने होंगे सार्थक अंक। तो यदि दशमलव से पूर्व कोई अशून्य अंक न हो तो दशमलव के बाद के सभी शून्य सार्थक नहीं होते, और दशमलव के बाद अगर कोई अशून्य अंक हो और उसके बाद शून्य हो तो सभी शून्य सार्थक होते हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो आप लोगों ने इसको समझा, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप इसको समझे होंगे। और सार्थक अंक से संबंधित कैसा भी क्वेश्चन आपको अगर दिया तो निश्चित मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे यह वीडियो देखे हैं वो कभी अपने लाइफ में इस सार्थक अंक को भूल नहीं सकते और आसानी से सार्थक अंक को ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग एक अगला टॉपिक इसका देख लेते हैं, जो अंतिम टॉपिक है, कोटिमान। कोटिमान क्या है, तो नोट करेंगे इसको। हाँ, तो देखेंगे हम लोगों ने सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट नंबर को हम लोगों ने देखा, उसके बाद उस पे एग्जाम्पल देखा। अब हम लोग देखेंगे विद्यार्थियों कि कोटिमान, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। व्हाट इज ऑर्डर एंड मैग्नीट्यूड, ऑर्डर और मैग्नीट्यूड क्या है। यदि किसी राशि के परिमाण को, उसको यानी कि घात में, कोटिमान में व्यक्त करने के लिए यदि किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जाए तो प्राप्त परिमाण को उस राशि का कोटिमान कहते हैं। यदि कोई भी संख्या
कोई भी माप दी गई है और यदि उसको हम 10 के घात के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसी को हम कहते हैं कोटि मान। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेने से पहले थोड़ा सा हम लोग जानेंगे क्या, तो यदि किसी संख्या अथवा माप का मान 3.16 से अधिक हो तो 10 का घात 1 जोड़ते हैं, और यदि 3.16 के बराबर या कम हो तो 10 के घात 0 लिखते हैं। और ये क्या चीज है, तो यह जो 1 से 10 की जो संख्या है, तो 10 का ये 3.16 जब 10 का वर्गमूल निकालेंगे, 10 का वर्गमूल है, यानी कि घातांक के रूप में लिखने के लिए 10 के घात के रूप में होना चाहिए, और 10 का वर्गमूल यही है। तो यदि किसी भी संख्या का मान अगर इससे अधिक होगा तो उसमें इतना जोड़ेंगे, और नहीं तो उसको 10 का 0 लिखेंगे अगर कम होगा तो। देखिए, किसी भी संख्या को घातांक में बदलने के लिए दी हुई संख्या को पहले दशमलव के 1 अंक तक लिखते हैं, दशमलव को 1 अंक पर ले जाते हैं, और ले जाकर के तब उसको बनाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर हो, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो, 6400 किलोमीटर, इसे बदलना है बच्चों किसमें, कोटिमान में, इसको कोटिमान में व्यक्त करना है। अच्छा आप बताओ, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, तो सार्थक अंकों की संख्या इसमें कितनी होगी, 4 होगी। कितनी होगी, 4, 1 2 3 और 4, क्योंकि यह किसको व्यक्त कर रहा है, माप को, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 होगी। यदि किलोमीटर में 1000 से गुणा कर देंगे, इसको मीटर में चेंज कर देंगे तो और बढ़ जाएगा इसका मान। तो आप देखेंगे कोटिमान में हमको इसको बदलना है, तो पृथ्वी की त्रिज्या हम लोगों को दिया हुआ है इतना, तो देखिए इसको निकालेंगे तो पृथ्वी की त्रिज्या आर ई रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू 6400 किलोमीटर, या इसको लिख सकते हैं 6400 गुणे किलोमीटर को बदलेंगे तो 10 के घात 3 मीटर। कितना हो गया, 10 के घात 3 मीटर। मीटर में चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और इसको भी यहाँ पर चेंज कर लीजिए, तो इसको लिख देंगे 64 गुणे 10 के घात 5 मीटर, या इसी को लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, बात समझिए, दशमलव के 1 अंक तक पहुंच गया ना, अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, तो इसका कंपैरिजन करेंगे 3.16 से। यदि ये वैल्यू, ये वाला मान 3.16 से अधिक होगा तो 10 के घात 1 इसमें जोड़ेंगे, और यदि कम होगा तो 10 के घात 0 लिखेंगे, इसको 10 के घात 0 लिखेंगे। लेकिन यह क्या है, 6.4 3.16 से अधिक है, ज्यादा अधिक है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 10 के घात 1 गुणे 10 के घात 6 मीटर, यानी कि ये हो जाएगा 10 का घात 7, 10 का घात 7 मीटर। यही आपका हो गया आंसर, कोटिमान में हम लोगों ने व्यक्त किया। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। इस तरीके से त्रुटि विश्लेषण जो था ये समाप्त हुआ, एरर एनालिसिस को हम लोगों ने समाप्त किया। अब इसका एक्सरसाइज हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका आनंद लें। अगर कोई भी समझ में नहीं आता, इसमें कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है, आप कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।